नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति रस चैनल में। यहाँ हर नाम है शक्ति, हर कथा है प्रेरणा। आपने ज्ञानवर्धक बातों के पार्ट 1 को बहुत प्यार दिया, आपका दिल से धन्यवाद। आए सुनते हैं पार्ट 2 को। कोमल चौंक कर बोली, लेकिन पिताजी दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। पिता ने शांत स्वर में कहा, हमें पता है बेटी कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए ये सब करना आवश्यक है। अब देखना कैसे वे तेरे पैरों में गिरकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। ये सुनकर कोमल की माँ बोली, बिल्कुल सही किया, उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का अंजाम क्या होता है। अब जेल में चक्की पीसे तब आके ठिकाने आएगी। फिर उन्होंने कोमल से कहा, बेटी अब तुम आराम करो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर उसके पिता कमरे से बाहर चले गए। उधर कोमल के ससुराल में मीनू अब अपना खाना अलग पकाने लगी थी। मनीष को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रविवार का दिन था, मनीष बिस्तर पर गुमसुम लेटा हुआ था। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। तभी मीनू उसके पास आए और बोली, सुनिए, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपने अब तक नाश्ता भी नहीं किया। रात को भी बिना खाए सो गए थे। मैं नाश्ता लाती हूँ, उठकर खा लीजिए। मनीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खाना मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माँ और बाबूजी का भी खाना लगाओगी। वे मंदिर से लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। मीनू गुस्से से बोली, अच्छा तो अभी तक उसी बात को पकड़े बैठे हैं, लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। मनीष ने ठंडे स्वर में कहा, तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। मीनू झल्ला कर बोली, ठीक है, आप भूखे ही बैठे रहिए, मैंने तो आपको खाना बनाने को कहा ही नहीं। मनीष गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मीनू आग बबूला होकर बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी कोमल की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। मनीष ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है। मीनू तुनक कर बोली, अच्छा तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर बैग पैक करते हुए बोली, सुन लो, अगर मैं एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आऊंगी, उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर मीनू घर से बाहर चली गई। उधर जब मीनू बैग लेकर अचानक अपने मायके पहुंची तो उसे देखकर उसके पिता थोड़े हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ, ना कोई फोन ना कोई खबर। मीनू ने थकी हुई आवाज में कहा, फोन करने का समय ही कहाँ था पिताजी। पिता ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्यों बेटी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। मीनू ने रोष भरे स्वर में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तरफ मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, और दूसरी ओर आपका दामाद है जो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। अब यहाँ ना आती तो और क्या करती। पिता ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो इसका मतलब तू अपने राल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आए है, खुशी खुशी नहीं। मीनू ने सिर झुका कर कहा, हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए मायके में जाकर बैठ गई और सारा काम का बोझ मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। ये सुनकर मीनू की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तो क्या सास ससुर की सेवा से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मीनू ने पलट कर कहा, लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं, तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं। माँ ने शांत स्वर में समझाया, नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते, सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। मुझे एक बात बता, 7 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वे तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते, और तेरे दामाद जी, वो भी तेरा कितना ख्याल रखते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे परिवार की इज्जत की है। मीनू की मां ने आगे कहा, याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फोन पर ही वो तुरंत हमारी मदद के लिए आ गए थे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तू बता, अगर बदले में वे इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप का भी ख्याल रखे जैसे अपने माँ बाप का रखती है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तू तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई। मीनू के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, रिश्ता दोनों ओर से निभाया जाता है। अगर तू अपने पति से उम्मीदें रखती है तो उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना सीख। माता पिता की बात सुनकर मीनू की आंखें शर्म से झुक गई। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो बस उन्हें धमकी दे रही थी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने इसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना लिया। अब समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से वापस जाऊं। ये कहते कहते मीनू रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर जनक जी बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी गीता जी उनके पास आकर बैठ गई। गीता जी ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? जनक जी
जी ने भारी मन से कहा, गीता सोच रहा हूँ कि कभी हमारा परिवार कितना हंसता खेलता हुआ करता था, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से थोड़ा रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। गीता जी ने सहमति जताते हुए कहा, सोचा था दोनों बेटे की शादी हो जाएगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा, लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में ये दिन भी देखने पड़ेगी। ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जनक जी ने दरवाजा खोला तो सामने मीनू अपने पिता के साथ खड़ी थी। जनक जी ने उन्हें अंदर बुलाया। मीनू ने तुरंत अपने साथ ससुर के पैर छू लिए। मीनू के पिता ने कहा, आपकी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि यह ससुराल में झगड़ा करके मायके आई है, मैं इसे उल्टे पांव वापस ले आया। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांगते हैं, बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए यही बहुत है। थोड़ी देर बातचीत के बाद मीनू के पिता उसे ससुराल में छोड़कर वापस चले गए। बड़ी बहू के वापस आने से जनक जी और गीता जी ने राहत की सांस। शाम को जब मनीष घर वापस आया तो उसने बिना कुछ कहे पत्नी को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया। मीनू उसके पास जाकर बोली, सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी माँ पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं उन्हें अपने माता पिता की तरह ही मानूंगी और उनकी पूरी सेवा करूंगी। मनीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीनू, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? मीनू रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मनीष मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मीनू, और उसने उसे गले से लगा लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन आपकी बहू ने आपके पति और सास ससुर पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। जनक जी ने गुस्से और दुख से भरकर कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ है, हमने तो उसे उंगली तक नहीं लगाई। पति पत्नी में थोड़ी बहस हो गई थी जिससे वो नाराज होकर मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उनके आगे हाथ भी जोड़े थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, बेहतर होगा कि आप लोग आपस में समझौता कर ले। अगर मामला कोर्ट में गया तो पूरा परिवार मुश्किल में फंस जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो मामला सुलझा ले और कल थाने में हाजिरी लगाएं, नहीं तो हम आकर आपको ले जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर जनक जी और गीता जी का दिल दहल गया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जनक जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। शाम को जब उनके दोनों बेटे घर लौटे तो जनक जी ने उन्हें पूरी बात बताई। दहेज के झूठे आरोप सुनकर दीपक गुस्से से भर गया और बोला, उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मनीष ने शांत स्वर में समझाया, दीपक, गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा, आराम से फोन करके बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। दीपक ने अपनी पत्नी कोमल को फोन लगाया, लेकिन उसके पिता ने फोन उठा लिया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उसके पिता सख्त स्वर में बोले, बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, क्या ये छोटी सी बात थी? पिताजी गुस्से में, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया, उनका तो कोई कसूर नहीं था। कोमल के पिता बोले, देखो दीपक, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। दीपक गुस्से से बोला, ठीक है, फिर मामला कोर्ट में जाने दो, झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर दीपक ने फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गया। मनीष ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मनीष वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो गई। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक शाम जब मनीष और जनक जी कोर्ट से घर लौटे तो मीनू ने पानी देते हुए पूछा, क्या कहा वकील ने, कब तक चलेगा ये केस? मनीष मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। ये सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गीता जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दीपक भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, एक नहीं दो खुशखबरी है, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। ये सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल बन गया। कुछ दिन बाद गीता जी ने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें दीपक के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। जनक जी हैरानी से बोले, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीता जी ने समझाते हुए कहा, देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज भी भेज दिए हैं, जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? जनक जी बोले, ठीक है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार दीपक से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद कोमल के मायके में मातम सा छा गया। इस दौरान उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी और अब वो अपनी ही नजरों में भी टूटने लगी थी। चिंता में डूबे उसके पिता ने पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इन वकील
वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया, उधर उन लोगों के तो भाग्य खुल गए, अब तो दीपक को सरकारी नौकरी भी मिल गई है। ये सुनकर कोमल की मां हैरान रह गई। हम तो सोच रहे थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। उसी समय कोमल वहाँ आकर बैठ गई। उसकी माँ बोली, खैर जो होना था सो हो गया, अब कोमल के लिए कोई और रिश्ता देखना होगा, समय रहते इसका हाथ पीला कर देते हैं। ये सुनकर कोमल झुंझला कर बोली, क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की, अगर वे लोग भी ऐसे ही निकले तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। उसके पिता गंभीर स्वर में बोले, बेटी तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं, अब तुम्हें कितने दिन घर बिठा कर रखेंगे, शादी तो करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस और रिश्तेदार बातें बनाने लगेंगे। कोमल गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों की फिक्र हो रही है, जब मैं ससुराल छोड़कर आई थी तब आपने कहा था कि यह तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो, अब क्या बदल गया। उसके पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटी हमने कब कहा कि यह घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो। कोमल की मां ने समझाते हुए कहा, बेटी शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोमल ने नजरें झुकाकर हिचकिचाना है, माँ आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफी मांग लो। ये सुनकर उसके पिता गुस्से से बोले, अच्छा जब वे तुम्हें लेने आए थे तो तुमने जाने से मना कर दिया था, तुम्हारे ससुर ने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन हमने तुम्हारी बातों में आकर उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया और अब तुम कहती हो कि मैं जाकर उनसे माफी मांगू। कोमल ने रंधे स्वर में कहा, पिताजी जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप उनसे माफी तो मांग सकते हैं ना। इस पर उसकी माँ बोली, बात तो सही है, अगर हम हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बच सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगले दिन कोमल और उसके माता पिता जनक जी के घर पहुंचे। कोमल ने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और रोते हुए माफी मांगने लगी। जनक जी ने हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन बेटी तुम्हारी क्या गलती है, गलती तो हमारी थी जो तुम्हारे साथ मारपीट करते थे, दहेज मांगते थे और तुम्हें घर से निकाल दिया था, है ना। जनक जी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्यों भाई साहब, यही सब बताया था ना आपने पुलिस को। कोमल के पिता शर्मिंदा होकर बोले, नहीं संधि जी ऐसी बातें कहकर हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जनक जी ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये कथा एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को समेटे हुए है जो परिवार, क्षमा और सही मार्गदर्शन के महत्व को दर्शाती है। गीता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए भाई साहब, आपकी वजह से हमने न जाने कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी ही रातें जागते हुए बिताई हैं, कोर्ट के केस के कारण हमें बेइज्जती सहनी पड़ी और अब जब हमें खबर मिली कि हमारे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है तब आप हमसे माफी मांगने चले आए। तभी दीपक घर के अंदर आया और कोमल को देखकर क्रोध से भर गया। ऊंची आवाज में बोला, हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की। यह सुनकर कोमल के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन यदि हो सके तो हमें माफ कर दो। जनक जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया वो नादानी में किया, लेकिन आप दोनों ने उसका साथ देकर उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। माता पिता को बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाना चाहिए, न कि उनका साथ देकर और बड़ी गलतियां करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब हमारे रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं, हमने दीपक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ करें और यहाँ से चले जाएं। ये सुनते ही कोमल रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा हुए बोली, पिताजी मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी कोई शिकायत का नहीं दूंगी। दीपक ने ठंडे स्वर में कहा, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, अब यहाँ क्या लेने आई हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कोमल के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, गलती की है तो उसका भुगतान भी हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। जैसे ही वे जाने लगे जनक जी ने कहा, रुक जाइए, फिर गीता जी की ओर देखते हुए बोले, गीता दीपक के रिश्ते के लिए हमने अभी सिर्फ हाँ ही कही है, यदि हम उन्हें मना कर देंगे तो बस थोड़ी बहुत बदनामी होगी, लेकिन यदि बहू की गलतियों के लिए उसे माफ न करके इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देंगे तो हमसे बड़ा पाप हो जाएगा। गीता जी ने सहमति जताई और कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या दीपक इसके लिए तैयार होगा। सभी की नजरें दीपक पर टिक गई। कुछ पलों का मौन सबको बेचैन कर रहा था। फिर दीपक ने कोमल की ओर देखा और कहा, कोमल सच कहूं तो मैं कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया उसे मैं सहन नहीं कर सका। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, गलती तो मुझसे भी हुई थी जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना कहते ही घर का माहौल खुशी से भर गया। दोनों परिवारों ने अपनी गलतियों को समय रहते सुधार लिया। ये कथा हमें ये सीख देती है कि बिना सोचे समझे छोटे छोटे विवादों को बड़ा बनाकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जीवन भर पछताना पड़े। अब आगे हम ये जानेंगे कि माता पिता को कौन से 3 कार्य अपनी संतानों के सामने नहीं करने चाहिए ताकि उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। मिलते हैं कहानी के पार्ट 3 में।
आपका हृदय से धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्तिरस को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नई प्रेरणा के साथ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।